Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of Business Studies. आज बेटा हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट। पिछली बार हम लोगों ने स्टडी किया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते क्या है, मतलब होता क्या है। तो फादर ऑफ मैनेजमेंट में जिनका नाम आता है दैट इज हेनरी फ्योल। तो ये बेसिकली इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे। एक इन्होंने बुक लिखी जर्नल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, जिसमें इन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से उन्होंने अपने वर्किंग के टाइम पे एनालाइज किया कि वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए या चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, कौन से स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, और अल्टीमेटली इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया। तो 14 प्रिंसिपल्स इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक एक करके हम लोग सबको स्टडी करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया है, थोड़ा सा मैं इसको आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जर्नल स्टेटमेंट्स जो हम लोग फॉलो करते हैं कि हमारे जो ऑपरेशंस है, पीपल हैं या वर्क कल्चर है वो अच्छे से मैनेज हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ये जर्नल गाइडलाइंस होती है, स्पेसिफिक नहीं होती, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल क्यों रहती है? क्योंकि हम लोग किसी भी सिचुएशन में इनको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मोल्ड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। क्रिएटिव है और अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंजेस होते हैं हम इनमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज 14 प्रिंसिपल्स बाय द हेनरी फ्योल। तो ये सारा चार्ट है जिसमें नंबर ऑफ 14 प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं। एक एक प्रिंसिपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है। मैनेजमेंट को ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बनाता है। एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। वेरी फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। ये याद रखना, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये चीज याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है। डिवीजन ऑफ वर्क ये क्या कहता है? सारा काम है ना जो आपका, आप उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और एक एक वर्क पर्टिकुलर नेचर का एक ही पर्सन को असाइन करो। जब वो दोबारा रिपीटेडली उस काम को करेगा तो वो उसमें मार्शल हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। दैट इज व्हाई डिवीजन ऑफ वर्क फोकस ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन वर्ड और डिवीजन ऑफ वर्क दोनों एक ही चीज है। So principle states that all the work should be divided into smaller tasks और हम लोग according to the qualification, skills और knowledge के basis पे हम लोग काम जो है वो डिवाइड करके लोगों में, अपने एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसकी दूसरी चीज, ये एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो आपका काम चाहे मैनेजरियल है चाहे टेक्निकल है, आप उसको डिवाइड करो और अकॉर्डिंग टू द स्किल्स उसको प्रेजेंट करो। एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। एक पर्सन है वो कैश डिपॉजिट कर रहा है, एक पर्सन जो है वो कैश दे रहा है, एक पर्सन जो है वो उसकी पासबुक में एंट्रीज कर रहा है और एक पर्सन कस्टमर्स की क्वेरीज को डील कर रहा है। तो हर पर्सन अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। सो अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इन केस आपने प्रिंसिपल फॉलो कर लिया तो आपको स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाएगी, है ना, आपका काम जो है वो स्पेशलाइजेशन से होगा। इन केस आपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो एफिशिएंसी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल फॉलो करोगे स्पेशलाइजेशन भी रहेगी, रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे क्योंकि आप लोग एफिशिएंटली काम कर रहे होगे। अगर आप प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे, एक ही पर्सन सारे काम करेगा तो एफिशिएंसी तो बिल्कुल नहीं आएगी, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल वी हैव पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी होती है पावर जो आपके पास रहती है, आप किसी से काम करवा सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या ड्यूटी है कि आपने कौन सा काम करना है। सो फ्योल ये कहता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में ना एक बैलेंस होना चाहिए। कहता है अगर एक पर्सन के पास अथॉरिटी बहुत ज्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बहुत कम होगी, तो नुकसान ये रहेगा कि वो काम नहीं करेगा, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, जिसको हम अब्यूज ऑफ पावर बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, अथॉरिटी उसके पास बहुत कम है, तो वो अपने काम ही पूरे नहीं कर पाएगा। क्यों पूरे नहीं कर पाएगा? उसका रीजन ये है उसके पास पावर नहीं है काम करने की, पावर नहीं है काम करवाने की। ठीक है, तो इसका एक बैलेंस नहीं बन पाएगा। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो, बैलेंस रखते हो, अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा,
रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से असाइन करोगे, सारे टास्क आपके अकम्प्लिश हो जाएंगे। इन केस आप ये प्रिंसिपल वायलेट करते हो तो काम आपका डिले हो जाएगा, अथॉरिटी मिसयूज हो जाएगी और आपका काम जो है वो आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाओगे। क्या हो जाओगे? ओवरबर्डन। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या रहता है? कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑर्डर। डिसिप्लिन चीज में क्या रहती है? ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट। बेटा अब ओबीडियंस आपकी अपने एम्प्लॉयर की तरफ होनी चाहिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज आपस में ओबीडियंटली एक दूसरे के साथ बिहेव करें, कमिटमेंट्स को पूरा करें, पेनल्टीज जो उनको पड़ती है इन केस उन्होंने कोई प्रिंसिपल या रूल वायलेट किया है उसको फॉलो करें, सही अरेंजमेंट्स रहे, कम्युनिकेशन सही रहे सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, और प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को फॉलो करना, अपने प्लेस के वर्क कल्चर को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, डिसिप्लिन का पार्ट रहता है। तो फियोल ने तो वैसे भी कहा है डिसिप्लिन इज व्हाट द लीडर मेक्स इट। लीडर जो बनाता है ना उसको डिसिप्लिन कहते हैं, क्योंकि लीडर जो होता है वो रोल मॉडल रहता है अपनी टीम के लिए। तो टीम के लिए, टीम के सामने अगर वो डिसिप्लिन शो करेगा, टाइम पे आएगा, टाइम पे काम कंप्लीट करेगा, टारगेट्स को अचीव करने के लिए जुडिशियस एप्लीकेशन करेगा रिसोर्सेज की, ऑटोमेटिकली उनकी टीम भी मोटिवेट होगी कि हमें भी डिसिप्लिन में काम करना है। तो इन केस आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो सिस्टमेटिकली काम होगा, सारा काम कैसे होगा? सिस्टमेटिकली। एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। अब इन रिसोर्सेज में बात बेटा सिर्फ रॉ मटेरियल की नहीं हो रही होती, टाइम की भी हो रही होती है। और अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो ऑर्डर तो रहेगा ही नहीं, क्योस रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगी और काम कभी भी टाइम पे नहीं होगा। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन बॉस ओनली। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल ये कहता है एन एम्प्लॉई शुड रिसीव द ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस। क्योंकि अगर आपको सपोज करो आपके बिजनेस स्टडीज के 2 टीचर्स हैं, दोनों टीचर्स डेली लेक्चर लेते हैं, एक टीचर आपको करवा रहा है चैप्टर मैनेजमेंट, दूसरा टीचर आपको चैप्टर करवा रहा है प्लानिंग। प्लानिंग का भी आपको होमवर्क मिलेगा, मैनेजमेंट का भी आपको होमवर्क मिलेगा। तो सिचुएशन क्या रहेगी कि आप कंफ्यूज रहोगे कि हम पहले काम किसका करें। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन आ गया, वो कहते हैं ये वाले चैप्टर्स याद करो एग्जाम में आएंगे, वो कहते हैं ये वाले चैप्टर्स याद करो एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड में ये चीज होता है आपके ऊपर सिर्फ एक ही बॉस रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो ईगो क्लैशेस तो वैसे ही नहीं होंगे, है ना। अब हम आपके बॉसेस को भी, आपके टीचर्स को भी ये नहीं लगेगा कि ये बच्चा मुझे फॉलो नहीं करता, दूसरे टीचर को फॉलो करता है। कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हमने किसका काम पहले करना, और इफेक्टिवनेस होगी, मतलब टाइम पे काम कंप्लीट होगा, है ना। अगर आप प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, कंफ्यूज रहोगे, आप लोगों को ये होगा कि हम दोनों टीचर से बचते फिरे, या एम्प्लॉय को ये रहेगा मैं दोनों एम्प्लॉयर्स से बचता फिरूं, है ना, उनका काम ना कर पाऊं, क्योंकि पता ही नहीं है पहले किसका करना है या पहले किसका करना है। ईगो क्लैशेस रहेंगे सुपीरियर्स के बीच में, तो फिर डिसिप्लिन तो नहीं रह सकता, डिसिप्लिन और ऑर्डर नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का सेंट्रल आइडिया, वन यूनिट मीन्स वन प्लान। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्लान और सारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, एम्प्लॉइज उसी प्लान को टारगेट करने के लिए सब प्लान्स बना रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज आर डायरेक्टेड टुवर्ड वन सिंगल डायरेक्शन, दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन हेड वन प्लान, ठीक है, वन हेड वन प्लान, दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉजिटिव इफेक्ट इसके क्या रहेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा क्योंकि सबका टारगेट वही है और एक ही डायरेक्शन में आप लोग काम कर रहे हो, तो यूनिफाइड एक्शन है। वायलेट करोगे ना तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आप अचीव नहीं कर सकते। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें क्या चीज है बेटा? इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या रहता है? सपोज आप एम्प्लॉई हो, आप चाहते हो आपको अच्छा पे स्केल मिले, आप चाहते हो आपको वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिले, आप ये चाहते हो आपका प्रमोशन हो जाए, आप ये चाहते हो आपकी एजुकेशनल स्किल्स में जो है वो इंक्रीज हो और आपका जो आपको वो टाइम दिया जाए उस चीज के लिए, है ना। ये आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। जनरल इंटरेस्ट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है हम आने वाले सालों में इतना टर्नओवर अचीव कर ले, इतने हम लोग सेल्स अपने इंक्रीज कर ले, इतना हम लोग प्रॉफिट इंक्रीज कर ले, इतने हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और लगा ले, इस तरह से हम लोग अपना जो है वो डाइवर्सिफिकेशन या ग्रोथ करें, यहाँ पे भी ब्रांचेस ओपन करें, वहां पे ब्रांचेस ओपन करें। तो ये चीज रहती है फर्म का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। कहता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सुपीरियर होना चाहिए, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट होना चाहिए। और हम लोगों को ये बैलेंस बिठाना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हम लोग इस तरह से शोकेस करें और डिजाइन करें कि उसमें एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट भी पूरा हो जाए, क्लैश ना रहे।
ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी रिकंसिलिएशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कॉमन इंटरेस्ट, क्लैश ना रहे। एम्प्लॉइज को ये फील होना चाहिए कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव कर रहे हैं ऑटोमेटिकली हमारे पर्सनल इंटरेस्ट भी अचीव हो रहे हैं। अगर आप ये कह दो कि आप अपना टारगेट अचीव करोगे तो यू विल गेट इंसेंटिव, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट भी अचीव होगा, इंसेंटिव एम्प्लॉय को मिलेगा, तो एम्प्लॉय की जो चाहता है वो कि मेरे को अच्छी सैलरी मिले वो भी मिल पाएगी। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। अगर आप वायलेट करते हो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की अचीवमेंट नहीं हो पाती, कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता। हर पर्सन अपने अपने पे फोकस करेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे एज अ ग्रुप फोकस नहीं करेगा। नेक्स्ट इज रेम्युनरेशन ऑफ पर्संस। रेम्युनरेशन ऑफ पर्संस का मतलब ये होता है जो आपने इनको सैलरी पे करनी है ना, जो आपने इनको बोनस पे करना है, फेयर होना चाहिए बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से होना चाहिए। अब आज के टाइम पे आप किसी को कहोगे कि मैं आपको मंथली वर्क के लिए 100 रुपीज पे करूंगा, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मैच नहीं होता। एक और बात, इक्वल रैंक पे इक्वल पे दो। हालांकि आप इंसेंटिव चेंज कर सकते हो जो पर्सन ज्यादा परफॉर्म करे। इक्वल रैंक पे इक्वल पे जानी चाहिए। फाइनेंशियल कैपेसिटी मैटर करती है, मिनिमम वेजेस मैटर करती है। मिनिमम वेज एक्ट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो ये चीजें, और हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना पे कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कॉम्पिटेंसी इस चीज में भी देखी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशंस में अब ऐसा है कि एक जगह पे एक रैंक में या एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को 40,000 पे हो रहा है, दूसरी जगह पे आप उसको 29,000 पे कर रहे हो, तो वो तो ऑब्वियस आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो जितनी कॉम्पिटिटर्स पे कर रहे हैं उसको भी कंसीडर करो, फर्म की कैपेसिटी भी कंसीडर करो, और लीगल रेगुलेशंस भी कंसीडर करो। नेक्स्ट इज, अगर आप इसको फॉलो करते हो इस प्रिंसिपल को, तो एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे कि उनको अच्छा पे स्केल मिल रहा है और कमिटमेंट उनकी ज्यादा इंक्रीज होगी, डिवोशन ज्यादा इंक्रीज होगी। कॉन्सिक्वेंसेज में ये रहता है एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं हो पाएगा, है ना। अगर लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा, अगर एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड नहीं है आपके पे स्केल से, काम को ज्यादा कर रहे हैं, आप कम पे कर रहे हैं, एडिक्वेटली नहीं दे पा रहे या टाइमली नहीं दे पा रहे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे और डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द फ्यू हैंड्स, ठीक है। आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनमें जितने डायरेक्टर्स हैं सिर्फ वही उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, आप लोगों के पास नहीं है, वो भी सेंट्रलाइजेशन। अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो ट्रांसफर करते हो, होती है डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में सेंट्रलाइजेशन रहनी चाहिए क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम होते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में डिसेंट्रलाइजेशन रहनी चाहिए क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा होते हैं। और इस चीज का ध्यान रखना है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक बैलेंस रहे, क्योंकि जो बहुत मेजर डिसीजंस है जो सीधा सीधा इम्पैक्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, वो सेंट्रलाइज्ड रहने दो। जो नॉर्मल है कि रॉ मटेरियल स्टोरेज हाउस से निकाल के यूज कर लिया जाए, ऐसे डिसीजंस डिसेंट्रलाइज्ड रहने दो। ये फैक्ट्री लेवल पे भी आप डेलीगेट कर सकते हो अथॉरिटी। नेक्स्ट इज, अगर आप इसको फॉलो करते हो ना, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और ज्यादा जल्दी डिसीजन मेकिंग होगी। अगर आप पूरी की पूरी सेंट्रलाइजेशन करोगे तो डिले हो जाएगा। अगर आपका वो मेन पर्सन सेंट्रल हेड ही अवेलेबल नहीं है, आपका काम तो वहीं पे रुक जाएगा ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके बिना ऑर्डर दिए। अगर आप पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो अथॉरिटी को मिसयूज भी किया जा सकता है। तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन पता क्या कहता है, एक हायरार्की बनाओ, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, सुपीरियर्स का रैंक ऊपर, उससे नीचे सबऑर्डिनेट 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 सबऑर्डिनेट। तो प्रॉपर रूट को फॉलो करना है किस चीज के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। बट स्केलर चेन में एक और चीज है, गैंग प्लैंक। क्या है गैंग प्लैंक? ये आप बेटा डायग्राम देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये आपका डायग्राम बना हुआ है ना, ये आपका सुपीरियर है, ए इज द सुपीरियर, ये आगे सबऑर्डिनेट, ये भी सबऑर्डिनेट, ये भी सबऑर्डिनेट। बट ए ने अगर डी के साथ कम्युनिकेशन करना है, ए बी से करेगा, बी सी से करेगा, सी डी से करेगा। ये चीज स्केलर चेन कहती है, फॉलो द हायरार्की। बट इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में आप गैंग प्लैंक यूज करते हो, डी टू जी सीधा, सी टू एफ सीधा, बी टू ई सीधा, डी सीधा ए के पास जा सकता है, दैट इज गैंग प्लैंक। इमरजेंसी सिचुएशंस में, इमरजेंसी की सिचुएशंस में हम लोग गैंग प्लैंक यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्विक हो जाए। तो सिस्टमैटिक फ्लो के लिए
कम्युनिकेशन गैप ना रहे, या फिर कम्युनिकेशन गैप रहेगा अगर आप फॉलो नहीं करोगे और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में कोई भी जो फर्क है वो आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड नॉट ओनली थिंग्स, पीपल ऑल्सो। देखो, अब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, आपको वहां पे एम्प्लॉय अपने ऑफिस में नहीं मिलता, अपनी चेयर पे नहीं मिलता, इट मीन्स ऑर्डर नहीं है वहां पे कोई, आपको चीज नहीं टाइम पे मिल रही। आप फैक्ट्री में इतने मशीन्स इक्विपमेंट्स काम होते हैं काम के लिए, तो टूल किट आपको वहां पे नहीं मिल रही जहां पे उसका एग्जैक्ट प्लेस है, इसका मतलब अरेंज नहीं किया गया थिंग्स को, तो वहां पे भी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो है वो फेस नहीं हो रहा। तो मटीरियल ऑर्डर भी, क्योंकि वो थिंग्स से रिलेटेड होता है, सोशल ऑर्डर भी क्योंकि वो पीपल से रिलेटेड होता है, ये फॉलो किया जाना चाहिए। राइट मैन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम एंड राइट थिंग शुड बी एट राइट प्लेस। इससे ये होता है टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर आपको टूल किट नहीं मिल रही, आप कहाँ कहाँ ढूंढने जाओगे, है ना, टाइम वेस्टेज है। आपको पर्सन नहीं मिल रहा, आपको वेट करनी पड़ेगी, टाइम वेस्टेज है। सो कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर भी बहुत जरूरी है। अगर आप फॉलो कर लेते हो प्रिंसिपल, टाइम नहीं वेस्ट होगा, सही से काम चलेगा। अगर आप फॉलो नहीं करते, टाइम वेस्ट होगा और आप टाइम पे काम कर भी नहीं पाओगे, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वालिटी, इक्विटी मीन्स इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ बिहेवियर, इक्वालिटी ऑफ डीलिंग। आप सही तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को। इसमें बेटा सबसे बड़ी बात पता क्या है, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई आपका रिलेटिव है, आप या आपको पसंद है वो इंसान, तो आप उसको फेवरेट मान के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट दे रहे हो। आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना सबको, वो होता है जस्ट ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉइज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तभी एम्प्लॉइज आपके साथ लॉयल होंगे, अदरवाइज वो एम्प्लॉइज लॉयल नहीं होंगे। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो एम्प्लॉइज तो सेटिस्फाइड रहेंगे ना, क्योंकि उनको होगा हमें जो है वो डिग्रेडेड ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा, और वो मोटिवेट भी होंगे, काम अच्छे से करेंगे। अगर आप किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, डिससेटिस्फाई होगा, टर्नओवर इंक्रीज होगा, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स रहेंगे। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ द पर्सनेल। पर्सनेल मींस ह्यूमन रिसोर्सेज, पर्सनेल मींस ह्यूमन रिसोर्सेज। एम्प्लॉइज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे छोड़ के ना जाएं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनेल, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ personnel. So Fiol was of the view that job security is more important. Job security ज्यादा important है ना कि लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर में देखो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स आते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग करते हो, आप उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाते हो, इतने एफर्ट्स, इतने रिसोर्सेज, इतना टाइम आप उनके ऊपर लगाते हो, बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं ड्यू टू सम रीजन। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, जिसको हमने ट्रेंड किया है वो पर्सन भी छोड़ के चले जाता है, नया पर्सन आएगा उतना टाइम और लेगा अपने काम को समझने में। तो स्टेबिलिटी अगर नहीं रहेगी तो ऑब्वियस है आपका जो वर्क कल्चर है वो इम्पैक्ट होगा, आपका काम की स्पीड, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी जो आउटपुट है वो हैम्पर होगी। सो अगर आप इसको फॉलो करो, अच्छे से उनको ट्रीट करो, तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप इस प्रिंसिपल को फोकस नहीं फॉलो नहीं करोगे, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे और डिससेटिस्फेक्शन भी रहेगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इसमें ये कहता है एम्प्लॉइज को बूस्ट करो, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करो कि वो इनिशिएट ले, ठीक है, इनिशिएटिव ले, कुछ काम अपने से करें, ठीक है। अगर आप उनको फ्रीडम प्रोवाइड करोगे ना इस चीज की, तो वो डेफिनेटली मोटिवेट होंगे कि एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फील करवाती है, ऑर्गेनाइजेशन को वो अपना मान के काम करेंगे। उनकी सजेशंस इनवाइट की जानी चाहिए और मीनिंगफुल सजेशंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी सजेशंस जो है उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अल्टीमेटली उनका कनेक्शन फील होगा उनको ऑर्गेनाइजेशन से और वो अच्छे से काम करेंगे। सो इनिशिएटिव, फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, तो इसमें ऑटोमेटिकली एम्प्लॉइज एनकरेज होते हैं और एफिशिएंसी से काम करते हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो उनको बिलोंगिंगनेस फील होगी, उनको ऑर्गेनाइजेशन अपना घर की तरह लगेगा और वो उसके लिए अच्छा काम करेंगे, टारगेट्स भी अचीव करेंगे। अगर आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे, उनके इनिशिएटिव को नहीं सुन रहे, तो वो अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से काम नहीं करेंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसको पता क्या बोलते हैं? टीम वर्क। ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है कॉपरेशन, टीम वर्क, ठीक है। सारा ग्रुप जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपस में एक टीम में रह के काम करें। अगर वो टीम में रह के काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, जल्दी वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे।
ठीक है, दिस इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये एक फ्रेंच टर्म है, टीम वर्क के ऊपर या यूनिटी के ऊपर फोकस करती है। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लेते हो तो टीम स्पिरिट तो डेवलप होगी, गोल भी अचीव होगा। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो गोल अचीव नहीं होगा, टीम स्पिरिट नहीं हो पाएगी। सो अब हम लोग करते हैं इसके एमसीक्यूज। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल, मैंने आपको पहले बताया फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल लेट डाउन 14 principles. How many principles are there? 14 principles. Esprit de corps means unity is strength. Service is our motto? No. Buyer beware? No. Product is our strength? No. Unity is strength. It means teamwork. इसके ऊपर फोकस करता है Esprit de corps. Next is Henry Fayol was a French. ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया. He was an industrialist. He was an industrialist. General and Industrial Management was written by Henry Fayol, क्योंकि इसी में उसने 14 Principles of Management इंट्रोड्यूस किए थे बेटा। यही उसकी बुक थी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उसमें उसने 14 Principles of Management इंट्रोड्यूस किए थे। Every subordinate should receive order from one and be accountable to one superior. तो अकाउंटेबल टू सुपीरियर का मतलब कमांड फॉलो करनी है और एक ही बंदे की करनी है, तो यूनिटी ऑफ कमांड। The chain of command from highest authority to lowest level. स्केलर चेन आ रहा माइंड में, टॉप लेवल से शुरू करके मिडिल लोअर पे जाना, तो इसका मतलब स्केलर चेन, इसका मतलब स्केलर चेन। हायरार्की फॉलो करनी है बेटा, इसमें आपको क्या फॉलो करना है, हायरार्की फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट leads to the higher production and better work for the same effort. Identify the principle of the journal management. अब इसमें क्या रहेगा, अगर आप काम को डिवाइड करके चलोगे ना, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन में हो जाओगे। स्पेशलाइजेशन हो जाएगी तो ज्यादा काम दे पाओगे सेम एफर्ट से। डिवीजन ऑफ द वर्क इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। अब्यूज ऑफ पावर की बात हमने की थी अथॉरिटी में, बट एट द सेम टाइम मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट द रिस्पांसिबिलिटी। तो सीधी बात अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी की पैरिटी की बात कर रहा है, वो बैलेंस की बात कर रहा है। Next is, according to the Henry Fayol, if this principle of journal management is violated, authority is undermined, discipline is in jeopardy, and order disturbed and stability threatened. So वो कौन सा principle है जिससे हमें ये losses रहेंगे? देखो, authority अगर बंदा डिसिप्लिन में नहीं है, अथॉरिटी को कुछ भी नहीं समझेगा, डिसिप्लिन तो वैसे ही खत्म रहेगा, ऑर्डर हो ही नहीं सकता अगर डिसिप्लिन नहीं है, स्टेबल रहेगा ही नहीं कुछ भी, स्टेबिलिटी पर्सनल दौड़ जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से भाग जाएगा। Next is, through this principle of management, Henry Fayol guides the managers to exhibit exemplary behavior and advises that they should not fall into temptation of misusing their power. वो अपनी पावर को मिसयूज ना करें और जो है वो अच्छा बिहेवियर करें। तो ये किस तरह से पॉसिबल है, देखो, exemplary behavior advises that they should not fall into the temptation of misusing their power, अपनी पावर को मिसयूज ना करें पर्सनल बेनिफिट के लिए, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करे, पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं। तो राइट आंसर इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ जर्नल मैनेजमेंट एडवोकेट्स दैट एम्प्लॉई टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हमको एम्प्लॉई टर्नओवर को कम करना है, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल से पॉसिबल हो पाएगा। तो आई होप आपको ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ आए हो बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से कवर किए जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी रहेगा, कोई एमसीक्यू रहेगा जिसका सोल्यूशन आपको नहीं पता लग रहा, तो आप एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स टेलीग्राम चैनल पे जो है अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर देयर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। थैंक यू।